नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बीजापुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि 3 किलो के डायरेक्शनल आईईडी को बरामद किया गया है। आपको बता दें सीआरपीएफ की 168वीं बटालियन बीडीएस बीजापुर ने किया बरामद। आपको बता दें कि माओवादी ने सुरक्षा पार्टी को निशाना बनाने के लिए सड़क किनारे लगाया था आईईडी। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जो कि बीजापुर से सामने आ रही है। बीजापुर में 3 किलो का डायरेक्शनल आईईडी बरामद किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि बता दें कि माओवादी ने सुरक्षा पार्टी को निशाना बनाने के लिए सड़क किनारे लगाया था आईईडी। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि सीआरपीएफ की 168वीं बटालियन बीडीएस बीजापुर ने बरामद किया है इस आईईडी को, जिसकी 3 किलो मात्रा है। आपको बता दें कि बीजापुर में 3 किलो का डायरेक्शनल आईईडी बरामद किया गया है। बढ़ते हैं आगे। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने बिलासपुर के रोजगार कार्यालय में जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री अमर अग्रवाल ने कहा कि पात्र हितग्राहियों के लिए बहुत ही जटिल और गैर जरूरी नियम बनाए गए हैं। विधायक बिल्ला धर्मलाल कौशिक ने कहा कि छत्तीसगढ़ के बेरोजगार नौजवानों के साथ कांग्रेस सरकार छल कर रही है। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के निखिल केशरवानी ने कहा कि छत्तीसगढ़ के सभी युवा बेरोजगारों को लग रहा है कि पंजीयन होते ही भत्ता मिलेगा, लेकिन सरकार की नीयत में खोट के कारण 85% बेरोजगार नौजवानों को लाभ नहीं मिल रहा है। राज्य की कांग्रेस की सरकार सारे वर्गों को ठगी है, छली है, युवाओं के साथ धोखा किया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा युवाओं के साथ किए गए धोखे को लेकर आज पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के अलग अलग जिलों पर अलग अलग दिनांक पर तालाबंदी का कार्यक्रम किया जा रहा है। आज बिलासपुर जिला भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा सारे भारतीय जनता पार्टी के जिले के नेताओं की उपस्थिति में रोजगार कार्यालय का तालाबंदी का कार्यक्रम किया जा रहा है, जिससे छत्तीसगढ़ के युवाओं को न्याय मिल सके। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार और मुख्यमंत्री के द्वारा बेरोजगारों के साथ में जो खिलवाड़ किया गया, हमारे युवाओं के साथ में खिलवाड़ किया गया, न उनको 2500 रुपये मिला बेरोजगारी भत्ता और न ही रोजगार मिला। उनके घोषणा पत्र का प्रमुख अंग था, जिसके आधार पर लोगों ने वोट दिया। 4.5 साल का समय निकल गया, अभी घोषणा किए हैं 1 लाख लोगों का नाम भी उसके बेरोजगारी की सूची में नहीं है। तो ये सरासर इनके साथ में अन्याय है, धोखा है। इसलिए सरकार को जगाने के लिए उस समय 10 लाख बेरोजगार पंजीकृत थे जब घोषणा किया, आज 18,79,000 है। तो इन लोगों को मुआवजा मिलनी चाहिए 2500 रुपये, और उसके लिए ये तालाबंदी का प्रदेश में कार्यक्रम है, बिलासपुर में किया गया है, और वहाँ रोजगार कार्यालय को बेरोजगार कार्यालय घोषित करके ताला लगाने का हमारे कार्यकर्ताओं पर ताला लगा दिए हैं। बीजापुर जिले के रोजगार शाखा अधिकारी एचएस सिद्धर से खास बातचीत की हमारे सहयोगी सलमान चंद्रगिरी ने। इस मौके पर एसएच सिद्धर सरकार की योजनाओं को लेकर कई बातें रखी गई। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। नमस्कार, मैं सलमान चंद्रगिरी हर खबर से। आज हम लोग रोजगार अधिकारी से बात करेंगे बेरोजगार भत्ता के विषय में। वार्तालाप ये होगी कि अभी तक हमारे बीजापुर जिले में कितने बेरोजगार लोग हैं और कितने बेरोजगार लोगों को भत्ता मिला है। आइए हम सिद्धार्थ जी से जानेंगे। तो सिद्धार्थ सर, हमें ये बताइए आप कि हमारे जिले में टोटल कितने बेरोजगार युवा युवती लोग हैं।
हमारे जिले में रोजगार कार्यालय में अभी तक 13,500 लगभग पंजीकृत हैं, पर इनमें से 3,500 लोग बेरोजगारी भत्ता के लिए एलिजिबल हैं। तो सर जी हमें ये बताइए, अभी तक का जो एलिजिबल थे जिन्होंने रोजगार पंजीयन किया है उसमें से कितने लोगों को रोजगार यहाँ पे मिला है और कितने लोग बेरोजगार अभी बचे हुए हैं? प्लेसमेंट कैंप किया जाता है, तो इस पिछले प्लेसमेंट कैंप किया था जिसमें 250 से अधिक वैकेंसी थी, पर इनमें 250 से अधिक कैंडिडेट आए भी, पर मूल रूप से इन्होंने 48 लोगों ने ही जॉब को ज्वाइन किया है। जी सिद्धार्थ जी, हम आपसे फिर एक सवाल करने जा रहे हैं। जो अभी तक का जो जिन्हें मिला है, जो पंजीकृत लोग हैं, कितने लोगों को पिछले 30 तारीख के बेरोजगार भत्ता मिला है? अभी तक जिला बीजापुर में 531 लोगों ने पंजीकृत हुए हैं बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत। इनमें से 254 कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होकर सत्यापन हो गया था, जो जिसको बेरोजगारी भत्ता के लिए अनुशंसा कर दी गई थी। इनमें से 248 लोगों को अभी तक बेरोजगारी भत्ता उनके खाते में मिल चुका है। तो सिद्धार्थ जी, हमें फिर एक लास्ट सवाल हम लोग ये जानना चाहते हैं कि हमारे जो बेरोजगार युवा युवती लोग जो हैं हमारे बीजापुर जिले में, उन लोगों को ये पता नहीं है कि किस प्रकार से बेरोजगार भत्ता के लिए आवेदन करना चाहिए, या एप्लीकेशन करना चाहिए, या ऑनलाइन करना चाहिए कि ऑफलाइन करना चाहिए, वो चीज नहीं मालूम है। उस चीज को किस प्रकार से करना है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे? जी, ये बेरोजगारी भत्ता का जो योजना है कंप्लीट ऑनलाइन है, कोई ऑफलाइन प्रोसेस नहीं है। कैंडिडेट को इसके लिए बेरोजगारी भत्ता .cg.nic.in साइट में जाना है, जहां अपने मोबाइल नंबर से उसको पंजीकृत होना है। उसके बाद उसको फॉर्म अप्लाई करना है, अपने सारे डिटेल भरने होंगे और वो इससे पंजीयन कर सकता है। पर इसके लिए पात्रता की कुछ शर्तें हैं, जिनमें वह छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो, उसकी आयु 18 से 35 साल का हो, साथ ही 12वीं से अधिक योग्यता का रोजगार पंजीयन 2 वर्ष से अधिक का हो, और स्वयं का आय का स्रोत ना हो, तथा उसके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से अधिक ना हो। साथ ही इसके लिए अपात्रता की भी शर्तें हैं। ऐसे कैंडिडेट जो इनकम टैक्स पेई परिवार के हैं वो लोग अपात्र होंगे। जो लोग जिनके फैमिली में चतुर्थ श्रेणी से ऊपर क्लास 3, क्लास 2, क्लास 1 ऐसे एम्प्लॉई हैं, तो वो लोग भी अपात्र होंगे। साथ ही कोई पेशेवर परिवार जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, सीए परिवार के हैं, तो वो लोग भी भत्ते के लिए अपात्र होंगे। रोजगार कार्यालय में तो अभी 13,500 करीब पंजीकृत हैं, पर इन्हें रोजगार सहायता चाहिए। ये सारे बेरोजगार नहीं हैं, इनमें से कुछ लोग जॉब में भी हैं, फिर भी ये लोग पंजीकृत हैं। और अभी जैसा कि आप जानते हैं, शासन की महत्वाकांक्षी योजना बेरोजगारी भत्ता योजना चल रही है। इसमें करीब हमारे रोजगार कार्यालय के हिसाब से 3,500 लोग करीब एलिजिबल हो रहे हैं, पर इसके लिए और भी कंडीशन है। पर अभी तक आवेदन आ रहा है लोगों का। अभी तक 531 लोग बीजापुर से आवेदन किए हैं, जिनमें से 254 लोगों का वेरिफिकेशन हो गया है, जिनमें से 248 कैंडिडेट को बेरोजगारी भत्ता 30 अप्रैल को उनके खाते में चला गया है। तो सर हमें ये बताइए कि अभी तक का जितने बेरोजगार लोग हैं उनमें से कितने % लोगों को अभी तक का रोजगार मिला होगा? आप कुछ जानते हैं इसके बारे में? यहाँ हमें रोजगार के लिए हम समय समय प्लेसमेंट कैंप कराते रहते हैं। तो पूरे वर्ष में हमारा 10 प्लेसमेंट कैंप हुआ है, जिसमें से 200 से अधिक पद के लिए भर्ती किया गया था, पर जिसमें से 48 कैंडिडेट उन्होंने रोजगार को चुना है, उनको जॉब मिला है 48 कैंडिडेट को। ये हमारे बीजापुर जिले में कहीं जो अभी तक एप्लीकेशन जो जमा किए हैं, जो पंजीकृत लोग हैं, ये आपके पास कितने आवेदन आए हैं, थोड़ा स्पष्ट कीजिए से। बेरोजगारी भत्ता के बारे में जी 531 ही आवेदन आए हैं सर हमारे पास, है ना, जिनमें से 248 लोगों को बेरोजगारी भत्ता मिल चुका है। और आप जानते हैं कि इसकी प्रक्रिया है, क्लस्टर में कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने आता है। सबसे पहले इसकी प्रक्रिया जान लेते हैं। कोई भी बेरोजगार जो अपने आप को बेरोजगार कहता है, जिसको भत्ता चाहिए, वो सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन करता है। फिर तुरंत उसके पास SMS जाता है कि 3 दिन बाद आपका पर्टिकुलर किसी जगह पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है।
तो वो सारे अपने मूल दस्तावेज के साथ वो संबंधित क्लस्टर में जाके अपना वेरीफाई करता है। अगर कैंडिडेट बेरोजगारी भत्ता के लिए पात्र हो जाता है तो उसको उसी दिन उसकी अनुशंसा कर दी जाती है क्लस्टर द्वारा, और अगले दिन संबंधित सीईओ या सीएमओ के द्वारा स्वीकृति आदेश जारी कर दिया जाता है। और इस तरीके से अभी अप्रैल माह में 248 लोगों को भत्ता के लिए स्वीकृति हुआ है और जिनको मिल चुका है भत्ता। अभी जितने 248 लोगों के खाते में पैसा जा चुका है, एक जो बेरोजगार आदमी है उसके खाते में कितने पैसे जाते हैं? 2,500 रुपये प्रति माह जाएगा। ये 6 महीने तक जाएगा। इसके बाद संबंधित स्वीकृतकर्ता अधिकारी फिर से वेरीफाई करेगा। अगर वो 6 महीने के बाद भी बेरोजगार है तो फिर वो अगले माह भी राशि मिलती रहेगी। तो इसमें मेन अगर 1 साल तक तो मिलना ही मिलना है। 1 साल के बाद अगर फिर भी उसको शासन अगर रोजगार प्रदान नहीं कर पाता या स्वरोजगार के अवसर नहीं दे पाता तो ये 1 वर्ष के लिए और बढ़ाया जा सकता है। चलिए, धन्यवाद। बुलेटिन में खबरें लगातार जारी रहेगी। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। वो दिन भी था जब सुदूर आदिवासी अंचल के लोग स्वास्थ्य सुविधाओं से दूर थे। अस्पताल तक उनकी पहुंच आसान नहीं थी। भूपेश सरकार ने परिस्थिति को पूरी तरह से बदल दिया है। अब लोग अस्पताल नहीं जाते बल्कि अस्पताल लोगों तक पहुंचता है। मोबाइल मेडिकल यूनिट गांव, हाट, बाजार तक पहुंचकर उपचार कर रही है। अपने संकल्प को कर रही है साकार। भरोसे की सरकार, भूपेश सरकार। स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से संवरता, उन्नत और बेहतर सुविधाओं के साथ बढ़ता हमारा स्वस्थ और सुघर छत्तीसगढ़। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने शहरी स्लम क्षेत्रों में रहने वालों को मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना की सौगात दी, जिसके तहत 120 मेडिकल मोबाइल यूनिट के जरिए अब तक 39,76,000 से अधिक लोगों का निःशुल्क उपचार किया गया। जन स्वास्थ्य के लिए समर्पित छत्तीसगढ़ की भरोसे की सरकार। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। तोकापाल ब्लॉक के ग्राम पंचायत देयरगांव में स्थित खुशबू डेयरी फार्म के फैक्ट्री की स्थानीय ग्रामीणों ने शिकायत की है। ग्रामीणों ने कहा है कि फैक्ट्री के बाजू से निकलने वाले अतिरिक्त पानी के निस्तारण के लिए डेयरी फार्म संचालक द्वारा आज तक कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया है, जिसकी वजह से सड़क किनारे ही बदबूदार पानी जमा हो जाता है और उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। और यही पानी पिछले 3 सालों से ओवरफ्लो होकर फैक्ट्री के पास के कृषि भूमि में इकट्ठा हो रहा है, जिसकी वजह से वे कृषक वहां 3 साल से कोई फसल नहीं लगा पा रहे हैं। इस मामले में स्थानीय जिला पंचायत सदस्य रेतूराम बघेल ने भी दुर्गम और स्थानीय लोगों को हो रही परेशानी के लिए चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यही चित्रकोट जल प्रताप का मार्ग है और स्थानीय कांग्रेस सांसद और कांग्रेस विधायक भी इसी सड़क का उपयोग करते हैं, लेकिन मामले पर कोई कार्रवाई नहीं करी है। जनपद पंचायत तोकापाल ग्राम पंचायत देवरगांव में एक दूध फैक्ट्री के जो विषय है, ग्रामीणों ने मेरे पास कई बार शिकायत किया और वहां मैं स्वयं जाकर के देखा कि वहाँ पे बहुत सारे काफ़ी समस्या है। मक्खी और वहाँ से जो पानी निकलता है बहुत दुर्गंध है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो सभी स्वच्छता अभियान जो चलाया है उनका फॉलो नहीं किया जा रहा है। और उनको जो दूध फैक्ट्री के मालिक है उनको ना वहाँ से पानी निकासी हो या फिर वहाँ के जिस प्रकार का जो गंदगी है उनको निकालने का समस्या जो दूर अगर नहीं करते हैं तो ग्रामीणों का
कहना यह है कि कुछ दिन के बाद अगर इसका समस्या नहीं होता है तो चक्का जाम करने का उन्होंने देवरगांव का हूँ। यहाँ से जब से दूध डेयरी बना है ना, तब से मच्छर ज्यादा है, मक्खी ज्यादा है, बदबू ज्यादा है, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। वो जो दूध फैक्ट्री वाला है उसका जो गंदा पानी है खेत में जा रहा है, उसके चक्कर में ना धान नहीं हो पा रहा। अच्छा, खेत आपका है? खेत हम लोग का नहीं है, मतलब हम लोग कमाते हैं उस खेत में धान। जो नानी माए हम लोग वो खेत वाले को बोल बोल के थक गए, वो कर दूंगा बोल रहा है, 2 साल से कर ही नहीं रहा है। तो डेयरी वाला बोल रहा है कि कर दूंगा काम कर दूंगा बोल रहा है, वो पाइप बिछे ही नहीं रहा है नीचे से, वो खोद के ऐसे ही छोड़ दिया खेत में। क्या क्या परेशानी हो रहा है बोलने से, धान ही नहीं हो रहा है, खेत में धान नहीं होगा तो ही परेशानी है, और क्या परेशानी। हाँ, और उससे वो पास बहुत गंदगी फैल गया, वो और केमिकल रिएक्शन के चक्कर में वो खेत भी बर्बाद हो रहा है। अफसरों की मनमानी और जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के चलते छत्तीसगढ़ के विकास के लिए ग्रामीणों की जमीन बांध के अंदर डूब गई है। उन्हें आज तक मुआवजा नहीं मिला है। बिलासपुर कलेक्टर के जनदर्शन कार्यक्रम में शिरकत दर्ज कराने आए प्रभावित ग्रामीणों को कलेक्टर ने आश्वासन दिया कि जल्द ही उन्हें मुआवजा मिल जाएगा। ग्रामीणों का कहना है कि विधानसभा चुनाव क्षेत्र कोटा के नगर पंचायत रतनपुर क्षेत्र के आमामुड़ा एनीकेट निर्माण के लिए 8 साल पहले ली गई जमीन का मुआवजा भी आज तक लंबित है। अभी तक किसान मन के बिगड़ा थे, इसके प्रगति हो थे का बिगड़ गया, वही पूछा था। तो पैसा नहीं मिला थे, डुबान कर दी, जियत खात रही थी। तो अब कैसे जियत खात है? कैसे ना वैसा पूछा था। तो तुम भरे रहे प्रधानमंत्री आवास के? प्रधानमंत्री आवास भरे रहे? मिले नहीं मिली? मिल गए है? नहीं मिले। हाँ, जेखर नाम आए रही बोला पूरा बन के मिल गए है ना? पूरा बन के मिले है ना? क्या दिक्कत थी? हरपा नंदी में दुकान से हाँ। आज तक मतलब 8-10 साल हो रहा है, आज तक की मुआवजा नहीं मिल पाया। किसकी जमीन गई है उसमें डुबानी? इसमें 70 जनों का। 70 जनों का है। प्रकरण बन गया है? बन गया। क्या दिक्कत बता रहे हैं? अब उसमें बता रहे हैं कि आज दो प्रकाशन हो चुका है, तीसरा प्रकाशन बाकी है। हाँ। तो तीसरा आज तक साल भर हो गया, तीसरा प्रकाशन का पता नहीं। तो गांव में किसी को मिला है मुआवजा? नहीं मिला अभी तक? मिला है। तो क्या स्टाफ डैम बन रहा है? क्या बन रहा है? आज स्टाफ डैम बन रहा है। कहाँ पर बन रहा है? आमामुड़ा। आमामुड़ा। अच्छा, आमामुड़ा में बन रहा है। अच्छा, कलेक्टर साहब से मुलाकात हुई क्या? हुआ है? हाँ। क्या बोले कलेक्टर साहब? अब बोले हैं कि डीएम को आप बात करेंगे। हाँ, सरकार की बहुत सारी योजनाएं जो है वो गांव के लिए है और ग्रामीणों के लिए है। गांव में कौन कौन सी योजना का फायदा है जो किसानों को या ग्रामीणों को मिल रहा है? हाँ, किसानों को है, ग्रामीणों को कौन कौन सी योजना का फायदा मिल रहा है जो सरकार की योजनाएं हैं? कोई किसी योजना का फायदा मिल रहा है? राशन वगैरह बराबर मिल रहा है आप लोगों को सब? और बहुत सारी योजना है, किसी योजना के बारे में जानकारी है? अभी तो मिल रहा है। नहीं, सरकार की किसी योजना की जानकारी है? जानकारी नहीं है। कोई एक योजना के विषय में पता है? अभी अब योजना क्या है? हाँ, सही मिल रहा है। तो सब बराबर मिल रहा है। कोटा विधानसभा चुनाव क्षेत्र में एनएसयूआई के नव नियुक्त अध्यक्ष ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि उनका प्रयास रहेगा कि प्रत्येक बूथ पर सशक्त यूथ को हो और आगामी विधानसभा चुनाव स्पष्ट बहुमत से जीतकर सरकार बनाएंगे।
भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन का मेरे को विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया है। ये छात्र के लिए अभी मेंबरशिप चली थी, उसको अपन हर स्कूल हर कॉलेज में मेंबरशिप किए। आने वाले समय में चुनाव है तो उसमें अपन जैसा पार्टी अपने को वो करेगी अपन तैयार है। किसी भी राजनीतिक दल की जान होता है छात्र संगठन। कैसे कोटा जीतेगी कांग्रेस? जी, सबसे ज़्यादा अभी छत्तीसगढ़ में युवाओं का ज़्यादा जनसंख्या है, उसमें अपन कैसे जोड़ेंगे युवाओं को कांग्रेस के? अभी आत्मानंद प्रदेश सरकार की बहुत सारी योजना है। आत्मानंद स्कूल छात्राओं के लिए बहुत बड़ी अच्छी योजना है। इसमें अपने यहाँ कोटा में भी 2-3 जगह आत्मानंद स्कूल खोला गया है और बहुत सारी योजना है सरकार की, इसके जरिए अपन छात्रों को कांग्रेस में एनएसयूआई में जोड़ेंगे। सरकार बूथ को मजबूत करने के लिए यूथ खोज रही है, यूथ नहीं मिल रहे सरकार को। सबसे ज़्यादा यूथ ही है पूरे छत्तीसगढ़ में और ऐसा कोई वो नहीं है खोज रही है। अभी चुनाव भी हुआ, उसमें बहुत सारे यूथ चुनाव लड़े और चुनाव जीते भी। आपके क्षेत्र में कितने कॉलेज हैं? मेरे क्षेत्र में 3 है। क्या समस्या आती है छात्रों को खास? छात्रों को प्राइवेट कॉलेज में ज़्यादा समस्या आती है, उसके लिए अपन हर समय उनके साथ खड़े हैं। तो इस वक्त की खबर गरियाबंद से आ रही है। आपको बता दें कि पुलिस और नक्सली मुठभेड़ पर खुलासा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको, गरियाबंद पुलिस ने नक्सली मुठभेड़ पर खुलासा किया है। एसपी ने किया बड़ा खुलासा। 5 लाख का इनामी नक्सली हुआ ढेर। LOS डिप्टी कमांडर नंदलाल उर्फ अमलू नेताम ढेर। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जुगाड़ थाना क्षेत्र के करलाझर पहाड़ी में हुई मुठभेड़। गरियाबंद जिले के निवासी है नक्सली। भारी मात्रा में विस्फोटक और नक्सल सामग्री बरामद। आपको बता दें आधे घंटे तक चली मुठभेड़। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जो कि गरियाबंद से सामने आ रही है, जहां पर एसपी ने बड़ा खुलासा किया है। आपको बता दें भारी मात्रा में विस्फोटक और नक्सली सामग्री को बरामद किया गया है। वहीं आपको बता दें कि आधे घंटे तक नक्सली मुठभेड़ में फायरिंग की गई। तो ये तस्वीरें हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। इस गांव के जंगल में जो है नक्सलियों की उपस्थित रहने की सूचना हमको मिली थी, तो हम गरियाबंद पुलिस ने जो है कोबरा, CRPF और जिला बल इन तीनों का हमने जो है संयुक्त ऑपरेशन निकाला और इस संयुक्त ऑपरेशन में जो है हमारी टीमों के साथ में जो है नक्सलियों की मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ होने के बाद हमने जो सघनता से एरिया की सर्च किया तो हम लोगों को जो है एक नक्सली डेड बॉडी हमको मिली है, जिसका आइडेंटिफिकेशन जो है नंदलाल, जो ACM है, डिप्टी कमांडर उदंती LOS है और वो 5 लाख का इनामी नक्सली है, इस रूप में किया गया। और उसके पास में जो है नक्सली दैनंदिन उपयोग में लाने वाली सामग्री और एक 303 राइफल हम लोगों को उससे बरामद हुई है। ये जो नक्सली था ये करीबन 2009 और 10 से नक्सलियों के साथ में कार्यरत था, सक्रिय था और ये रहने वाला रक्षा पत्रा का था। वो लोकल एरिया का ही था, जो साबिन 50 से मात्र 6 से 7 किलोमीटर दूर गांव एक रक्षा पत्रा गांव है, वहाँ से वो था। हाँ, ये अभी जो है इसके पहले जितनी भी हमारी नक्सलियों के साथ में मुठभेड़ हुई उसमें भी उसका शामिल होने का पूरा संभावना है। कुछ दिनों पहले जो है कुछ जो रोड कंस्ट्रक्शन में और जो विकास के जो काम लगे हैं उसमें गाड़ियों को जलाने की जो घटनाएं सामने आई थी, उसमें भी उसकी शामिल होने की संभावना है। और बेसिकली जो है वो रक्षा पत्रा गाँव का लोकल होने की वजह से जो है वो लोकल लोगों के बीच में लोगों को डराना धमकाना और नक्सली को सहयोग करने में मजबूर करना, उसमें उसका मुख्य कार्यभाग है। ये जो मुठभेड़ है ये मुझे ऐसा लगता है एक बहुत बड़ी सफलता हमको नक्सल उन्मूलन अभियान में मिली है, क्योंकि ये जो नक्सली था वो लोकल होने की वजह से उधर का रहने वाला ही रहने की वजह से जो है वो लोगों को डराता था, धमकाता था पर और सहयोग करने में मजबूर करता था। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो नक्सलियों का जो एक सपोर्ट बेस था वो मुझे ऐसा लगता है वो खत्म हुआ है। ऐसे समझ सकते हैं आप कि जो है नक्सलियों को जड़ से हिलाने वाला जो है ये कार्य है। ये जो है 2009 और 10 से
नक्सलियों के साथ में शामिल था और अपराधों के हम अभी विवेचना कर रहे हैं, हम उसमें हम देखेंगे कितने अपराधों में शामिल हैं। हाँ, उसके साथ में जो है बहुत सारा उपयोगी सामान जो रहता है, दैनंदिन उपयोग का सामान रहता है, वो भी मिला है और जो फायरिंग है ये करीबन आधा घंटा चली है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर कोतवाली में कांग्रेस नेता और आईपीएस अफसर के बीच हाथापाई हो गई। इस दौरान थाने में बड़ी संख्या में कांग्रेसी पहुंच गए और काफी देर तक धक्का मुक्की होती रही। इस मामले का वीडियो वायरल हुआ तो थाने में नेताओं का जमघट लग गया। घंटों मशक्कत के बाद पुलिस अधीक्षक ने 3 दिन में मामले की जांच का आश्वासन दिया है। दरअसल महेश द्विवेदी नाम का कांग्रेसी कार्यकर्ता किसी काम से थाने गया था। इसी बीच आईपीएस विकास कुमार थाने पहुंच गए। विकास कुमार ने महेश को गुटखा खाते देखा तो वो भड़क गए। आरोप है कि उन्होंने लात मार दी। इसके बाद महेश ने सांसद प्रतिनिधि सुशील मौर्य को बुला लिया और कार्यकर्ता को लात मारने की बात को लेकर सुशील मौर्य और आईपीएस विकास कुमार के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। दोनों ओर से धक्का मुक्की होने लगी और बात मारपीट तक पहुंच गई। बीजेपी की ओर से पूर्व विधायक संतोष बाफना ने अपना विरोध जताते हुए कहा कि इस घटना के बारे में जानकारी मिली और इस घटना से कांग्रेसियों की मानसिकता का पता चलता है। यह घटना बताती है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार अब अपने अंतिम दिन गिन रही है। जानकारी मिली कि हमारे महेश द्विवेदी से करता है, उनसे पुलिस के द्वारा इस घटना के बाद हम लोग यहाँ पहुंचे और पहुंचने के बाद हमें ये पता चला कि एक कार्यकर्ता के साथ और बहसबाजी और दुर्व्यवहार हुआ है। ऐसी स्थिति में हम सबसे पहले कोतवाली थाने पहुंचे। वहाँ हमारे प्रार्थीगण महेश द्विवेदी जी और सुशील मौर्य जी के द्वारा आवेदन दिया गया। उसके बाद इस घटना के संबंध में चूंकि पुलिस से घटना है, इसलिए हम लोग प्रशासनिक अधिकारी के बतौर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के कार्यालय में आज खड़े हैं और उनसे भी मिल कराने और संबंधित सारे विषय की जानकारी हमने पुलिस अधीक्षक को अवगत कराई। साथ ही हमने इस सारी बातों की जानकारी माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में भी दिया है। ऐसे विषय में चूंकि सीसी फुटेज के समक्ष घटना हुई है और सारे विषयों पे पुलिस अधीक्षक महोदय का कहना है कि हम सारे विषय की निष्पक्षता के साथ जांच कराएंगे। एक पक्ष की बात अभी हमने सुनी, दूसरे पक्ष की चीजें पुलिस के सीसी फुटेज के रिकॉर्डिंग में किस प्रकार से आएंगी और उन्होंने एडिशनल एसपी मैडम मंजूरी पाल को इस मामले की जांच के लिए अधिकृत और जो भी जांच की जाएगी उससे बहुत जल्द हमको अवगत कराया जाएगा। ऐसी स्थिति में हमारा ये मानना है कि संवैधानिक व्यवस्थाओं पे, कानून पे हमें पूरा विश्वास है और जो भी संवैधानिक व्यवस्थाएं होंगी और दोनों पक्ष की जो निष्पक्ष जांच होगी उस प्रकार से वो आगे प्रक्रिया होगी। जो घटना हुई है वो कोतवाली थाने पे हुई, उसका एसपी कार्यालय पे कांग्रेसियों के द्वारा घटना हुई है और ये घटना हम यदि कहें तो दुर्भाग्यजनक रूप से है। एक जहां तक प्राप्त जानकारी के अनुसार एक कांग्रेसी कोई कार्यकर्ता है, वो किसी अपनी समस्या को लेके थाने गया था। थाने पे मतलब किसी बात को लेके उनकी बात को विवाद हो गया। विवाद के दरमियान ये विवाद बढ़ता चला गया। उस पे कांग्रेस के एक सांसद के प्रतिनिधि आए और उन्होंने भी उस विवाद को और ठंडा करने के बजाय गर्म करने का प्रयास किया और यदि हम कहें तो इस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार जो है वो जाने की शुरुआत हो गई है और कांग्रेस के जो मुखिया हैं सम्माननीय भूपेश बघेल जी, उनसे कांग्रेस के कार्यकर्ता संभले नहीं जा रहे हैं और पुलिस प्रशासन भी जो सबसे पहले बदला हुआ अब नजर आ रहा है। यदि हम कहें तो सत्ता जाने की निशानी है और आने वाले समय में 2023 में मैं ये समझता हूं कि कांग्रेस का सत्ता नहीं आ रही है। ये बात अब निश्चित हो गई है और बस्तर में तो कहीं से भी कोई सीटें कांग्रेस को मिलती हुई नहीं दिख रही है। इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।